मित्रों नमो नमः। मैं सचिन पांडे अध्ययन मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, यदि आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत विषय है यदि आपका टीजीटी और पीजीटी का, तो आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत विषय के टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम को जानेंगे बीपीएससी 4.0 के। तो आप लोग अंतिम तक इस वीडियो में बने रहेंगे। आज हम लोग पूरे सिलेबस को देखेंगे कि कैसे हमको क्या क्या पढ़ना है बीपीएससी में, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। और एक बार आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अंतिम तक बने रहेंगे, एक एक चीज़ें को देखेंगे कि हमारे परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। इसके पहले आप लोग जान लीजिए कि अध्ययन मंत्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यदि आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीजीटी पीजीटी या जूनियर, तो आप बैच से जुड़ सकते हैं। आपके सभी बैच अवेलेबल है यहाँ पर। ओनली जनरल पेपर के लिए पर अगर जुड़ते हैं तो आपको 1499, ओनली सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट से तो 1999 रुपये, ओनली सब्जेक्ट पेपर सेकंड से जुड़ते हैं तो 2999 रुपये देने होंगे। कंप्लीट पेपर फर्स्ट से तो 2499 और कंप्लीट पेपर सेकंड के लिए आपको 3499 देना होगा। तो आप बिना देरी के अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप डाउनलोड करिए और वहां आप बैच से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9555695557 पे। तो आइए देखते हैं सिलेबस हमारा बीपीएससी 4.0 का संस्कृत विषय का सिलेबस क्या है, टीजीटी और पीजीटी का, उसकी चर्चा करते हैं। यूनिट में बांटा गया है, कुल 15 यूनिट है। पहले यूनिट में व्याकरण से सवाल आएंगे। पहले यूनिट में व्याकरण से सवाल आएंगे, जिसमें दिए हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण। अब संज्ञा से ये समझ लीजिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी को उठाइए उस पुस्तक को, और उस पुस्तक में जो जो संज्ञाएं दी हैं उन सभी संज्ञाओं को पढ़ लीजिए। उपधा संज्ञा, टी संज्ञा, हाँ, संगीता संज्ञा, दीर्घ गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, संगीता संज्ञा, इन सभी संज्ञाओं को पढ़ना है जो लघु सिद्धांत कौमुदी में दी है। उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। तो जो भी संज्ञाएं हैं उनको पढ़ लेंगे। फिर संधि प्रकरण, संधि प्रकरण में अच संधि भी पढ़ना है, हल संधि भी पढ़ना है और विसर्ग संधि भी पढ़ना है। तो एक एक करके सभी संज्ञाओं को और संधि को, ये बात स्पष्ट है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये दोनों टॉपिक हमें पढ़ना है। तो जो भी लघु सिद्धांत कौमुदी में जितनी संधियां के नियम दिए हैं, जितने संधि के सूत्र और उदाहरण दिए हैं, उन एक एक करके सभी सूत्रों और उदाहरणों को पढ़ लीजिए। उससे बाहर सवाल परीक्षा में नहीं आएगा। ये दो टॉपिक व्याकरण से आएंगे। उसके बाद यूनिट सेकंड में उपजीव्य काव्य का सामान्य परिचय, जिसमें आपको कुछ रामायण, उपजीव्य काव्य है जैसे रामायण है तो रामायण का सामान्य अध्ययन करना है। रामायण में कितने सर्ग हैं, रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है, रामायण के लेखक कौन है, उन 7 अगर इसमें रामायण में अगर 7 वो कांड हैं तो सातों कांडों का सही क्रम क्या है, किस कांड में किसका वर्णन किया गया है, किस में कितने श्लोक हैं, ये सारी बातों की चर्चा, कौन सा रस है इसमें, कौन छंद है, कौन अलंकार है, कौन सा, वो सारी चीजें आपको सामान्य परिचय अध्ययन करना है। फिर महाभारत, महाभारत में आपको कितने पर्व हैं, महाभारत में कितने श्लोक हैं, महाभारत के लेखक कौन है, हाँ, किस पर्व में किसका वर्णन है, किसका क्या नाम है, ये आपको किस पर्व का क्या नाम है, 18 पर्वों का नाम पूछ लेता है। पुराणों का परिचय, पुराण 18 होते हैं, उन 18 पुराणों में कौन कौन से पुराण किस क्रम में है, किस पुराण में किस का वर्णन है, इन सारे का असामान्य अध्ययन आपको करना है। तो महाभारत, रामायण और पुराण ये तीनों उपजीव्य काव्य हैं, तो इनका सामान्य अध्ययन हमें करना है, इसको पढ़ना है। फिर महाकाव्य, जो प्रमुख प्रमुख महाकाव्य है, जैसे महाकवि कालिदास का जो रघुवंश महाकाव्य 19 सर्ग में है, उसका कथानक हमको सामान्य, 19 सर्ग है तो उसकी कहानी क्या है, उसका मंगलाचरण क्या है, ये सारी चीजें। फिर नाटक, जो प्रमुख नाटक हैं, जैसे आपका अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध नाटक है, उसका कथानक क्या है, उसमें कितने अंक हैं, 7 अंक है तो 7 अंकों की कहानी क्या है ना, 7 अंकों का क्या नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक कौन है, नायिका कौन है, इसका सामान्य। तो जो प्रमुख प्रमुख नाटक, जैसे भास के 13 नाटक प्रसिद्ध है, स्वप्नवासो दत्तम, उरुभंग ने, तो उन नाटकों का सामान्य। गद्य परिचय, जिसमें कादम्बरी बहुत प्रसिद्ध है बाण भट्ट की, तो कादम्बरी हमें सुकनासोपदेश मुख्य रूप से पढ़ लेना चाहिए। कथा साहित्य पढ़ना है, गीत काव्य क्या है, काव्य शास्त्र क्या है, इसका सामान्य अध्ययन हमें करना है यूनिट 3 में।
उसके बाद यूनिट 4 में कहते हैं पद्य का साहित्य, पद्य साहित्य, जिसमें मेघदूत, मेघदूत पढ़ना है, पूर्व मेघ, मेघदूत 2 खंड में है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ, जिसमें पूर्व मेघ पढ़ना है। महाकवि कालिदास की रचना है। रघुवंश महाकाव्य का दूसरा सर्ग केवल पढ़ना है। रघुवंश महाकाव्य भी कालिदास की रचना है, इसमें कुल 19 सर्ग हैं, लेकिन उसमें केवल दूसरा सर्ग हमें पढ़ना है। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, जिसमें प्रथम सर्ग केवल पढ़ना है। किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं, जिसमें केवल पहले सर्ग को हमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 5 में आएंगे तो व्याकरण से फिर से व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भट्टोजी दीक्षित ने लिखा व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, उनके अनुसार कारक प्रकरण और वाच्य परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संज्ञा और संधि पढ़ना है, और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक प्रकरण और वाच्य परिवर्तन हमें पढ़ना है। कारक को अच्छे से पढ़ना है। सिद्धांत कौमुदी में जितने सूत्र हैं उसके उदाहरण, सूत्र और उदाहरण पढ़ लेना है। कादंबरी, फिर गद्य साहित्य आता है यूनिट 6 में। कादंबरी आता है, कादंबरी का सुकनासोपदेश पढ़ना है। बाणभट्ट द्वारा विरचित ये कादंबरी एक कथामुख है, गद्य साहित्य है, जिसका एक छोटा अंश है सुकनासोपदेश। सुकनासोपदेश में सुकनास ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया है, और चंद्रापीड़ ताड़ापीड़ के पुत्र होते हैं। जब वो गुरुकुल से अपना अध्ययन विद्या अध्ययन करके वापस आते हैं तो तारापीड़ उनको राज गद्दी पर बैठाने की तैयारी करते हैं। उससे पहले तारापीड़ के एक महामंत्री होते हैं सुकनास, सुकनास ने उपदेश दिया है चंद्रापीड़ को, ठीक। तो सुकनासोपदेश हमें पढ़ना चाहिए, ये सिलेबस में है। यूनिट 7 में गद्य साहित्य में शिवराज विजय पढ़ना है। शिवराज विजय किसकी रचना है? पंडित अंबिका दत्त व्यास की। तो शिवराज विजय का सामान्य अध्ययन, जिसका खास करके भूमिका पढ़ लेना है, उसमें क्या कथानक है, क्या कहानी है, यहाँ से सवाल बनेगा। फिर नाट्य साहित्य में आपको अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की बहुत प्रसिद्ध रचना है, और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, इसमें कुल 7 अंक हैं। तो अंकों का क्या नाम, उसका उसमें जो सबसे प्रसिद्ध जो अंक है वो चौथा अंक ज्यादा पूछता है। चौथे अंक से सवाल, जिसमें कुल 22 श्लोक हैं, तो वो सवाल आपके अभिज्ञान शाकुंतलम से पूछा जाएगा। पूरी कहानी पता होना चाहिए। फिर यूनिट 9 में कह रहे हैं साहित्य में स्वप्नवासो दत्तम पढ़ना है। स्वप्नवासो दत्तम किसकी रचना है? भास की। तो स्वप्नवासो दत्तम को पढ़ लेना है। फिर यूनिट 10 में ऋग्वेद संहिता, जिसमें अग्नि सूक्त, सवित्र सूक्त, विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, उषा सूक्त, सूर्य सूक्त, ये सूक्त पढ़ने हैं। ऋग्वेद संहिता से आपको इन सूक्तों को पढ़ना है। एक एक करके सभी सूक्तों को पढ़ेंगे, किस सूक्त में कितने मंत्र हैं, क्या कहानी है। फिर कठोपनिषद, कठोपनिषद का केवल पहला अध्याय पढ़ना है। कठोपनिषद का केवल पहला अध्याय पढ़ लेना है। उसके बाद यूनिट 11 में व्याकरण आता है। फिर से व्याकरण में आपको शब्द रूप पढ़ने हैं। तो शब्द रूप में किन किन शब्दों का रूप पढ़ना है? राम शब्द का रूप, लता का, साधु, फल, नदी, मति, मधु, राजन, वारि, मधु, वधु, गौ, मातृ, पितृ, युष्मद, असमद, इन सभी शब्द के रूप पढ़ने हैं। इन सभी शब्द रूपों में किसी भी शब्द की में विभक्ति और वचन आपसे पूछा जा सकता है कि लता शब्द है तो लतायाम कहाँ का रूप है, लतासु कहाँ का रूप है, बताइए। फलानी कहाँ बनता है, अहम, आवाम, वयम कहाँ बनेगा, मानव, नह कहाँ बनता है। तीनों लिंगों में तत्, किम, सर्व, अदत संख्यावाची शब्दों के रूप भी याद होने चाहिए तीनों लिंगों में। फिर धातु रूप में आपको धातु रूप भी तैयार करना है। धातु रूप में कुल 10 लकार होते हैं, लेकिन उन 10 लकार में केवल 5 ही लकार पढ़ने हैं, और पांचों लकारों में आपको इन धातुओं के रूप याद होना चाहिए। भू धातु, गम धातु, सेव धातु, हृ धातु, लब धातु, रम धातु, सिंह धातु, श्रु धातु, दृश्य, पठ, दा, क्री, इन धातुओं के 5 लकारों में रूप याद होने चाहिए। आपको कौन कौन से लकार तैयार करने हैं? तो लट लकार के धातु रूप, फिर आपको लोट लकार के धातु रूप याद होना चाहिए, फिर आपको रिट लकार का रूप याद होना चाहिए, रिट लकार के बाद लंग लकार के रूप याद होने चाहिए, और उसके बाद विधि लिंग लकार। ये 5 लकारों से सवाल आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और लकारों से केवल लकार ही नहीं, आपसे पुरुष और वचन, लकार, पुरुष और वचन, किस लकार का, किस पुरुष का, किस वचन का धातु रूप है। एक बार पूछा था ना पठानी कहाँ का रूप है, तो पठानी में लकार भी बताना है, पुरुष भी बताना है, वचन भी। तो पठानी लोट लकार
उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, ये भी सवाल। यूनिट 12 में आपसे वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ना है। वेदों का काल, वेदों का विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। संहिता मतलब वेद, वेदों का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या अथर्ववेद, ये चारों वेदों का सामान्य अध्ययन करना है। ब्राह्मण साहित्य पढ़ना है, आरण्यक साहित्य पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है। वेदांतों का, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, छहों वेदांगों का सामान्य परिचय पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 13 में व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार और समास। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, तो उनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहार कितने होते हैं, उन प्रत्याहारों की सिद्धि कैसे होती है, किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, समास, समास के भेद कितने हैं, कौन कौन से समास हैं, किस समास, कौन सा सूत्र किस सूत्र से कौन सा समास होता है, किस समास का कौन उदाहरण है, तो उदाहरण सूत्र हमें पढ़ना है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। यूनिट 14 में आते हैं तो काव्य दीपिका श्री कांति चंद्र भट्टाचार्य का पढ़ना है, जिसमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य की रीति पढ़नी है। उसके बाद यूनिट 15 में अलंकार परिचय, अलंकार का भी अध्ययन करना है। अनुप्रास, यमक, उपमा, अनन्वय, रूपक, संदेह, अपहनुति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दीपक, दृष्टांत, व्यतिरेक, समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, अर्थांतरन्यास, विभावना, विशेषोक्ति, संकर तथा संसृष्टि। उसके बाद छंद परिचय पढ़ना है। किन किन छंदों को पढ़ना है, तो अनुष्टुप, आर्या, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, हरिणी, शार्दुल, विक्रीडित एवं सरगधरा। किन किन छंदों में कितने वर्ण होते हैं, किस छंद का क्या लक्षण है, उस छंद का उदाहरण क्या है, कितने वर्णों पर यति होती है, किस छंद में कितने कुल वर्ण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन हमें करना है। तो कोई उदाहरण दे देगा, उस उदाहरण में कोई अलंकार पूछ लेगा, इसमें कौन सा अलंकार है, और कोई उदाहरण देकर आपसे छंद पूछ सकता है। तो ये 15 यूनिट में ये अलग अलग विभाजित था। और याद रखिएगा, बीपीएससी 4.0 के जो टीजीटी और पीजीटी, अगर आप संस्कृत विषय से टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों का सिलेबस लगभग समान है। जो भी मैंने आपको 15 यूनिट में ये टॉपिक बताया, ये सभी जो टॉपिक हैं ये आपके टीजीटी के लिए भी उपयोगी है और पीजीटी के लिए भी है। तो टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम में बहुत अंतर नहीं किया गया है। यदि आप संस्कृत विषय से अध्ययन करते हैं तो आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यही सारी चीजें पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि बीपीएससी 4.0 में संस्कृत विषय से टीजीटी और पीजीटी का पाठ्यक्रम क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमने अध्ययन मंत्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैच प्रारंभ कर दिया है बीपीएससी 4.0 का संस्कृत विषय से। यदि आप टीजीटी, पीजीटी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बिना देरी किए अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप डाउनलोड करके बैच से जुड़ सकते हैं, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप बीपीएससी के बैच से जुड़ सकते हैं। आप अगर किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, अगर संस्कृत विषय से अगर केवल आपको सेकंड पेपर चाहिए तो वो भी मिलेगा, अगर फर्स्ट सेकंड दोनों चाहिए तो वो भी मिलेगा। आप बीपीएससी के बैच से जुड़ जाएंगे। बैच प्रारंभ हो चुका है, हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लास प्रारंभ कर चुके हैं। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है उनसे हम मूल ग्रंथ से पढ़ेंगे, बहुत सरल ढंग से पढ़ेंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। हर टॉपिक वाइज प्रश्नों का अभ्यास भी हम लोग करेंगे ताकि हमको ये पता चले कि हमारे परीक्षा में सवाल किस तरह के बने हैं। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, सेकेंड और 3 में पूछे गए जो प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों को हल भी करेंगे ताकि हमको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति स्वरूप समझ में आए कि सवाल कैसे पूछे गए हैं। तो हम लोग प्रश्नों के अभ्यास के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। सवाल एक भी उससे बाहर नहीं होगा। जो भी सिलेबस होगा, अगर सिलेबस तैयार है तो उससे सवाल बाहर नहीं आएंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और जो लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।